भाई ऐसे नहीं होता है, इंटर वाले बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है, इधर उधर से देखना पड़ता है। थोड़ा सा जब तुम रिव्यू देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ग्रुप वन में ना दो पेपर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग ठीक होती है, कॉस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ भी ठीक होता है, लॉ तुम लोगों का बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा सीए, क्योंकि सीए में बहुत केस स्टडी आती है, तुम्हारे में डायरेक्ट आता है। उनका इस बार का पेपर 36 पेजेस का पेपर ही था, ठीक है। इंटर का लॉ का 36 पेजेस का तो पेपर ही था, ठीक है। तुम्हारा 4 पेज का होता है, तो तुम्हारा लॉ सही होता है, तुम्हारा कॉस्टिंग भी सही होता है। जो थोड़ा सा पेपर वो गंदा देते हैं, वो देते हैं टैक्स और अकाउंट्स का। तुम थोड़ा सा मार्केट में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अकाउंट्स पीपल फील इट इज डिफिकल्ट, रीजन भी अकाउंट्स बहुत बड़ी है, ठीक है। तो 18-19 चैप्टर है टोटल मिला के, ठीक है। तो अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, बट अपने बच्चों को नहीं लगता, अपन चल पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, आज हम लोग देखेंगे, बताओ कॉस्टिंग पढ़नी है अकाउंट्स पढ़नी है, जो तुम बोलो। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तुमने पहले कभी पढ़ी है? हे राम, झूठे मक्कार, पढ़ी नहीं है फाउंडेशन में? 30 नंबर की थी ना, 30 नंबर की है तो फाउंडेशन में कॉस्ट शीट वगैरह पढ़ी ना, पढ़ी है ना, ठीक है। चलो देखो जरा सा अपन पहले, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन पहले सिलेबस लिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिलेबस याद रखना बहुत जरूरी है कि अपने पास कितने चैप्टर है क्या है। तो देखो अपना जो सिलेबस है, सिलेबस की खास बात ये है कि कॉस्टिंग में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और जो सिलेबस है वो भी छोटा है एज कम्पेयर टू तुम्हारा अकाउंट्स। अकाउंट्स का जो सिलेबस है ना बच्चों, अकाउंट्स के सिलेबस में बहुत चैप्टर्स है, ऐसे 19-20 चैप्टर्स है। वहां पे हर चैप्टर से क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सबसे आएगा कैसे। अकाउंट जो कॉस्टिंग का सिलेबस है, हम लोग ऐसे, मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सर्विसेज से रिलेटेड है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो प्लानिंग से रिलेटेड है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अपना जो रिलेटेड है वो मिसलेनियस है। मतलब ऐसे डाल दिया उन्होंने, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। सर्विस से रिलेटेड देखो, गुड्स कितने तरीके के होते हैं मुझे बताओ तो दो। एक मूवेबल, एक इमूवेबल, है ना। एक मूवेबल, एक इमूवेबल। सुनना बिल्कुल ध्यान से, दुनिया भर में जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं। कोई भी अपना बिजनेस करता है तो कितने तरीके से, दो। या तो वो सामान बेचेगा या तो सर्विसेज बेचेगा। मैं क्या बेच रही हूँ, सर्विसेज, ठीक है। तो हम चाय की दुकान पे गए थे, चाय की दुकान वाला क्या बेच रहा था, गुड्स, चाय बेच रहा था वो। अगर मैं मान लो कहीं लैपटॉप लेने गई तो वो क्या बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है ना, मतलब वो क्या बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है। तो यानी दुनिया भर में जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वो बिजनेसेस कितने तरीके के होते हैं बच्चों, वो बिजनेसेस होते हैं अपने पास दो तरीके, या तो वो गुड्स बेचता है या तो वो सर्विसेज बेचता है। अपना जो सर्विसेज से रिलेटेड चैप्टर है वो पहला चैप्टर है बच्चों अपने पास, उसका नाम है, उसका नाम है अपने पास सर्विस कॉस्टिंग। बहुत प्यारा चैप्टर है, पहला चैप्टर अपन यही स्टार्ट करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग। फिर उसके बाद हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे इमूवेबल, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। इमूवेबल का एग्जांपल दोगे क्या एक बार मुझे, इमूवेबल गुड्स मतलब? नहीं मेरा बच्चा, वो इमूवेबल नहीं होती, वो इंटेंजिबल होती है, ठीक है, इमोबल। देखो क्लास में बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, ना तुम्हें मजा आएगा ना मुझे मजा आ जाएगा। तुम 10 दिन के बाद तो तुम्हें खुद भी बहुत ला, वेरी गुड। तो देखो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल गुड्स में एग्जांपल क्या होगा मुझे बोलो तो, तुम्हारा लैंड, बिल्डिंग, डैम्स, मेट्रो ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स, ये सब क्या है, ये इमूवेबल ही तो है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बिल्डिंग ही होता है, मेट्रो ट्रैक्स हो सकती हैं तुम्हारी, रेलवे ट्रैक्स हो सकती है, डैम्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, ये सब क्या है, इमूवेबल ही है। तो वो सबकी कॉस्टिंग कैसे होती है अपन कहाँ सीखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। थर्ड बच्चा आता है अपने पास गुड्स से रिलेटेड। मुझे एक बात बताओ, किसी भी सामान को बनाने के लिए अपने को कितनी चीजों की जरूरत होती है, तीन। थोड़ा सा तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है, थोड़ा सा मैं याद दिला देती हूँ। मान लो कि मुझे ये कोट बनवाना है, मुझे क्या क्या चाहिए होगा, फैब्रिक, रॉ मटेरियल मतलब फैब्रिक, फिर मुझे एक दर्जी को पकड़ना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने ये सोचा है कि यार मैं शर्ट बना के बेचूंगी, अपने को एक धंधा स्टार्ट करना, और मैंने सोचा कि मैं गारमेंट का धंधा करूंगी और मैं शर्ट बना के बेचूंगी। मुझे बताओ मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल, फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी, दर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इन दोनों को क्या मैं सड़क पे बिठा दूं, सड़क पे दर्जी को बिठा दूं, बोल लूं बेटा चल, नहीं ऐसा नहीं होगा। उन दोनों को मुझे किसी जगह पे लेके आना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में फिर और खर्चे लगेंगे, रेंट लगेगा, कोई हेल्पर रखूंगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, मशीनें लगानी पड़ेगी, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अब अपन समझेंगे कि किसी भी सामान को बनाने के लिए अपने को कितनी चीजों की जरूरत होती है, तीन, ठीक है, हमेशा याद रखना। मटीरियल, फैब्रिक क्या था, मटीरियल, दर्जी क्या था, लेबर, और जब तुम फैक्ट्री में आके काम करवाए तो वो क्या था, खर्चा, उसको अपन बोलते हैं ओवरहेड। याद रहेगा। तो आगे से जब भी मैं तुमसे पूछूं कि सामान को बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, कितने, तीन,
मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और ये तीनों चैप्टर भी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 क्या आता है बच्चों अपने पास? मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद अपने पास चैप्टर नंबर 4 आता है बच्चों लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग। चैप्टर 5 आता है बच्चों अपने पास ओवरहेड। क्या अभी तक का सबका नाम याद हो गया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं? तो मुझे बताओ हम लोगों ने पहले कैसे डिस्कस किया कि सामान को बनाने के लिए दो ही चीजों में आप चीजें कोई भी बिजनेस काम कर सकता है, या तो गुड्स में काम करेगा या सर्विसेज में काम करेगा। जो सर्विसेज में काम करेगा उसका नाम क्या हुआ? सर्विस कॉस्टिंग। गुड्स कितने तरीके के होते हैं? मूवेबल, इमूवेबल। जितने भी इमूवेबल गुड्स बनते हैं बच्चों किसके बेसिस पे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट पे। जितने भी रोड्स बनते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जितने भी डैम्स बनते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जितने भी मेट्रो बनते हैं उनका ट्रैक्ट जो बनता है उसका क्या दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। क्या अपने को समझ में आता है? कोई दिक्कत परेशानी? तभी इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। गुड्स को, मूवेबल गुड्स को बनाने के लिए, मूवेबल गुड्स का एग्जांपल दो। पंखा, एसी, ये कुर्सी, ये सब कुछ क्या है? मूवेबल है। कपड़ा, पेन, बैग, ये सब कुछ क्या है? मूवेबल है। तो मूवेबल गुड्स को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? मटेरियल, लेबर, खर्चा। इसी खर्चे का फैंसी नाम क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड फैंसी नाम है खर्चों का। क्या यहां तक समझ में आया कि अपने को ये पांचों चैप्टर याद हुए हैं कि 5 चैप्टर हमारे सिलेबस में? ये 5 चैप्टर तुम्हारे 35 नंबर के। अपने को पता है पेपर में एक क्वेश्चन कितने मार्क का आता है? 7 नंबर का। पता है क्वेश्चन पैटर्न? पता है अपने को कि नहीं पता? पता है, गार्गी ने बताया होगा मेरे ख्याल से। 30 मार्क के अपने एमसीक्यूज होते हैं, 15 एमसीक्यू आते हैं, बाकी अपने पास 5 क्वेश्चन होते हैं 14 नंबर के। हर एक क्वेश्चन के जनरली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, पक्के से? चलो मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये पता है कि कुछ सामान को बनाने के लिए अपने को प्रोसेस की यूज करना पड़ता है? कुछ प्रोसेस लगाएंगे तभी तो सामान बनेगा ना। तो नेक्स्ट का नाम क्या है बच्चों? प्रोसेस कॉस्ट। कोई दिक्कत है किसी को? प्रोसेस कॉस्टिंग का एक भाई है जिसका नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये दोनों चैप्टर साथ में चलते हैं। कई बार पेपर में इसमें से एक ही चैप्टर में क्वेश्चन आता है, या तो प्रोसेस का क्वेश्चन आता है या तो जॉइंट एंड बाय का क्वेश्चन आता है। तो प्रोसेस के साथ जॉइंट एंड बाय चलता है। मुझे एक बात बताओ, तुम इतना सारा खर्चा कर रहे हो, इसकी कोई लिस्ट तो बनाओगे? खर्चों की लिस्ट का क्या नाम है? कॉस्ट शीट। खर्चों की लिस्ट को ही तो अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। तुमने आई थिंक फाउंडेशन में कॉस्ट शीट पढ़ी है ना? कॉस्ट शीट में क्या करते थे? सारे खर्चे का टोटल करके लिख देते थे, वही तो कॉस्ट शीट थी। तो अपना एक चैप्टर क्या है? कॉस्ट शीट। 9 बच्चों अपने पास है कि हमारे कॉस्टिंग, तुम्हारे पास सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट कौन कौन से? अकाउंट्स और कॉस्टिंग। दोनों के प्रॉफिट में अंतर आता है, उस प्रॉफिट को अपने को ठीक करना पड़ता है। उसी चैप्टर का नाम क्या है? रिकंसिलिएशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो ये 9 चैप्टर हुए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक एक बार लिख लो। जैसे जैसे हम पहले पन्ने पे लिखेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे, वैसे वैसे इसको टिक 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 करते चले जाएंगे, ठीक है। चल, अब ये जो प्लानिंग वाले चैप्टर है मेरा बच्चा, ये ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। प्लानिंग से रिलेटेड अपने पास 3 चैप्टर है, 10, 11, 12। ये तीनों चैप्टर जब भी स्टार्ट होंगे हम इसकी दूसरी नोटबुक बनाएंगे। ये 3 चैप्टर यहाँ पे भी हैं। फिर ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये तीनों चैप्टर कम से कम भी तो 40 से 50 मार्क्स के। तो जब तुम फाइनल में आ जाओगे, फाइनल में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फाइनल में तीनों चैप्टर कम से कम भी तो 40 मार्क्स के। तो इसीलिए जब भी मैं ये वाले चैप्टर्स कराती हूँ, इसलिए मैं अलग नोटबुक बनवा देती हूँ, ताकि तुम सेकेंड ग्रुप में भी कैरी कर सको और तुम फाइनल में भी कैरी कर सको। क्योंकि तुम्हारा फाइनल तो बहुत जल्दी होता है, तुमको तो पता है। जैसे ही तुम लोगों का इंटर कंप्लीट होगा, उसके 15 महीने के बाद तुम अपने फाइनल में अपियर हो सकते हो। तो इसीलिए तो तुम्हारे तो ऐसा जैसे ग्रेजुएशन होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेपर ही पेपर देते जा रहे हो, है ना? तो अपने पास ये तो उन 3 चैप्टर के लिए अपन नई नोटबुक बनाएंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है बच्चों बजटिंग। फिर अपने पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर अपने पास है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये 12वां चैप्टर है। ये 3 चैप्टर अपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 13 अपने पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और लास्ट अपने पास है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। वैसे मैं अलग से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं कॉस्ट शीट के साथ ही पढ़ा देती हूँ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। तो वैसे इसीलिए मैं 13 चैप्टर बोलती हूँ कि जॉब एंड बैच कॉस्टिंग हम कॉस्ट शीट के साथ पढ़ लेते हैं। तो दिस इज आवर सिलेबस।
ठीक है। अब जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे अपन इसको टिक मार्क करते चले जाएंगे। कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हें कितने कितने नंबर लाने हैं? सिर्फ पास होना है? अच्छे नंबर लाने हैं? गुड। सोचो अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छे नंबर लाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी यार 18 आई थी इसमें सीएमए में। अभी वो ओएनजीसी के साथ काम कर रहा है, 35 लाख का पैकेज है उसका भाई। सीएमए की यही तो खास बात है कि क्योंकि बहुत कम है, अभी तुम्हें पता ही होगा सीएमए ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेरा भी आई थिंक आई बिकेम सीएमए इन 2021। मेरा जो नंबर है वो है 575013 आई गेस, 503 है। मतलब मैं ही थाउजेंड्स में हूँ अभी तो अभी तो अपन लाख में भी नहीं पहुंचे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो अपने पास बहुत ज्यादा चांस है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। तुम मेहनत करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और सीएमए की खास बात है वो बिना प्लेसमेंट के नहीं छोड़ते तुम्हें। जब तुम्हारा क्लियर भी हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा अगर कैंपस प्लेसमेंट में नहीं होता तो तुम्हें जॉब की चीजें भेजते रहते हैं, मेल पे आता रहता है। मेरे तो आज तक आता रहता है। मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, तब तो मैंने हटा भी दिया। बट बहुत अच्छा कोर्स है, अभी भी तुम आराम से मन लगा के करोगे। इस सीजन में यहाँ पे भी तुम्हारा अगर अभी तो क्लियर हो ही जाएगा दिसंबर में तुम लोगों का, है ना, दोनों ग्रुप भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुम फाइनल कब दे पाओगे? 2027-28, है ना, 2028 में। तो इतना अच्छा कोर्स है, छोटा कोर्स है, मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब सुनो ध्यान से, अपन जब भी पढ़ाई करेंगे, देखो कॉस्टिंग में आज तक जो अपने बच्चे सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए हुआ है 92। ठीक है, तो तुम्हें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 92 तो पॉसिबल है ही है। मेरे खुद के 96 थे। ठीक है, काम से मेरे 99 नंबर थे। गधो इतने आते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, अपने को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अपने को क्या करना है, चाहे कॉस्टिंग है चाहे अकाउंट्स है, उसकी दो नोटबुक बनेगी। ठीक है, एक तो तुम्हारी नोट्स की नोटबुक बनेगी, क्योंकि पेपर के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है रिवाइज करना अगर एक ही नोटबुक में करोगे तो। तुम नोट्स, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा होते हैं, नोट्स कहाँ से ढूंढ पाओगे? तो नोट्स की अपने को एक नोटबुक बनानी है और एक अपने को जो है क्वेश्चंस की नोटबुक बनानी है। ठीक है, एक घर पे नोटबुक बनानी है होमवर्क की, जैसे 3 नोटबुक बना के अपने को रखनी है। ये दोनों तुम क्लास में कैरी करोगे, ये तुम अपना घर पे रखोगे, जिस दिन होमवर्क चेक होगा उस दिन लेकर आओगे। तो जो भी है, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सबका पहले मैं नोट्स बनवाती हूँ। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सबके एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। तो तुम्हारे हर एक पेज के, मतलब हर एक चैप्टर के कम से कम भी तो 40 से 50 के नोट्स ऐसे होते हैं कि जो भी तुमने क्वेश्चन लिखा उसका एग्जाम्पल रहता है। तो कभी तुम्हें कुछ और रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा नोट से ही तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। क्लास बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन बैंक करोगे। अब सुनो ध्यान से क्या होना है, जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट होगा पहले दिन तुम्हें कोई होमवर्क नहीं जाता, क्योंकि उस दिन तो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा होता है, चीजें डिस्कस हो रही होती है। तो जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, तुमने सारा क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद तुम इस नोटबुक में पहले सारे क्वेश्चन करते हो। मान लो एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन, तो पहले यहाँ पे 50 क्वेश्चन करोगे, फिर तुम इसी नोटबुक में जाके दोबारा जो है यहाँ पे करोगे। क्योंकि जब मैं होमवर्क देती हूँ मैं सीरियल वाइज नहीं देती हूँ, बीच बीच में से निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो तुम्हारी एक नोटबुक होनी चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक लाइन वाइज हो, ताकि तुम जब रिवाइज करो तो तुम्हें मिल जाए। क्योंकि इस नोटबुक में तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा जो तुम क्वेश्चन वाली नोटबुक करोगे, क्योंकि तुम कभी भी कोई, जैसे मान लो क्वेश्चन 36 पहले डिस्कस हो गया, फिर 12 डिस्कस हो गया, फिर तुम्हारा 50 डिस्कस हो गया, तो ढूंढने में टाइम लगता है। तो हमें ये होता है कि क्लास में ही कम से कम 2 बार प्रैक्टिस हो जाए। जब तुम एक बार पढ़ते हो तुम्हें नहीं समझ में आता 100%, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें समझ में आ गया, बट ऐसा नहीं होता। जब आप पहली बार पढ़ते हो आपका 50-60% ही क्लियर होता है। जब आप दोबारा करते हो तो जाके वो 100% बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इंश्योर करना होता है कि भाई क्लास में, देखो वहां पे सी इंटर की क्लास चलती है, वो बच्चे भी ऐसे सबके साथ में ऐसे ही मेंटेन करवा के रखती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि जब मान लो चैप्टर खत्म हो गया, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो, उस दिन तो तुम्हें कोई होमवर्क मिलेगा नहीं। एमडब्ल्यूएफ टीटीएस में क्लास चलेगी तो बीच में तुम्हारे पास 3 दिन होते हैं जब तुम्हारे पास कोई होमवर्क नहीं होता। तो टिल उस समय में तुम क्या कर सकते हो, इस होमवर्क वाली नोटबुक में 1 से लेके 50 क्वेश्चन कर सकते हो। आए अपने को समझ में? क्या नहीं नहीं, ऐसे चलेगा ना, एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस दो दो अलग अलग चैप्टर वो चलेंगे ना, तो उसमें फिर होमवर्क होता नहीं है, तो वैसा हो जाता है। अरे अपने को समझ में, लॉ में तो कितना ही ज्यादा होमवर्क है, 2-4 क्वेश्चन लिखने को देते हैं क्योंकि थ्योरी है, मेनली तुम्हारा 3 प्रैक्टिकल रहेगा, वहां पे जाते हैं होमवर्क। तो अरे अपने को समझ में, तो अपने को 3 कॉपी मेंटेन करके रखनी है। और प्लीज झूठ नहीं बोलना है, होमवर्क करना है। अगर पास होना है तो होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे पहले अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे पास होते हैं,
कोई ऐसा नहीं है कि अपने तुम जाके देखोगे इंस्टा पेज पे भी इतने सारे लोगों ने बोला हुआ है, मतलब सबका हमने फीडबैक दे रखा है, सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन बस अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है, 1 साल अपने आप को झोंक दो, 1 साल के 2.5 साल तुम्हारे फाइनल भी तो है, आराम से पढ़ाई करो, सब अच्छे से होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की जिम्मेवारी मेरी, क्वेश्चन की जिम्मेवारी हमारी क्लास बुक में कम से कम 50 क्वेश्चन है, तुम्हारा सारा मॉड्यूल है, सारा स्कैनर, पास एग्जामिनेशन है, एमटीपी है, आरटीपी है, कुछ एक्स्ट्रा सीए के क्वेश्चन भी, क्योंकि वो लोग सीए से थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, तो सीए के क्वेश्चंस भी मैंने वहां पे डाले हुए हैं। तो एक चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चन तो है, तो अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे सब समझ आएगा। ठीक है, बढ़िया, समझ में आएगा काम कैसे करना है, नोटबुक्स कैसे